मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा जोहार नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, अभी वैश्विक महामारी कोरोना से जनजीवन हमारा प्रभावित है, इसलिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी रखेंगे, सतर्कता रखेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने घर परिवार और अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जब भी कहीं बाहर जाना हो तो हम क्या करेंगे? हम मास्क का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करते। इसके बाद अगर हम कहीं बाहर से आ जाए तो आने के बाद हम साबुन से हाथों को अच्छी तरह से क्या करेंगे बच्चों? धो लेंगे। धोने के बाद हम सैनिटाइज करेंगे हाथों को। तो आप सैनिटाइजर घर में आपके होंगे, उसको हम ले लेंगे और अपने हाथों में थोड़ा सा डाल सैनिटाइजर ले करके हम अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करेंगे। कहने का अर्थ है बच्चों, हमें सावधानी रखनी होगी, हमें सतर्कता रखनी होगी, तभी हम इस वैश्विक महामारी कोरोना से बच सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हम कहीं जाएं तो हम मास्क का प्रयोग करके जाएं। आवश्यक हो, बहुत जरूरी हो तभी हम घर से जाएं और भीड़ भाड़ में न जाएं। अगर आप जाते हैं तो सामाजिक दूरी का अर्थात 2 फीट की जो दूरी है उसका हम पालन करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आप सबको जागरूक करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, साबुन को हाथ से धोएंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, आइए अब आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण को जानेंगे और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहराव, अर्थात हम कोई बात बोलते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट हो, इसके लिए हम कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो जब भी हम कोई वाक्यांश, अनुच्छेद, कहानी, कविता को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम अपने विचारों को अर्थ प्रकट करने के लिए, स्पष्ट अर्थ प्रकट करने के लिए हम कहीं पढ़ते समय, बोलते समय कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं। तो यही ठहराव क्या कहलाती है? विराम कहलाती है। और अपने जब जो भी विचार है, अपने जो भी भाव हैं, जब हम लिखते हैं तो लिखने में, अर्थ स्पष्ट करने में कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वही चिन्ह क्या कहलाता है? विराम चिन्ह कहलाता है। तो आइए हम विराम चिन्ह का परिभाषा आपको स्पष्ट बतला दे रहे हैं। बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव, अर्थात ठहरना। हम चलते समय कुछ दूर चलने के बाद हल्का सा रुकते हैं, ये ठहरते हैं, ठहराव। तो विराम का अर्थ क्या हुआ? ठहराव। हिंदी व्याकरण में पद, वाक्यांश या वाक्य पढ़ते समय अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में थोड़ी देर ठहर जाते हैं। इसी ठहराव को हिंदी व्याकरण में विराम कहते हैं। तो आप विराम समझ गए। अब लिखने में भी अपने भावों को, जैसे हम कोई पद लिख रहे हैं,
कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई वाक्यांश लिख रहे हैं, कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो लिखने में अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। आइए उदाहरण से हम विराम चिन्ह को समझें। जैसे कुछ हम लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं, अगर कोई वाक्य पूर्ण हो चुका है तो हम वहां पूर्ण विराम का चिन्ह दे करके फिर एक नए वाक्य की रचना करते हैं, तो वहां पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। कहीं संबोधन करना हो तो संबोधन के बाद कुछ चिन्ह दिया जाता है। कुछ विशेष शब्द को वाक्य में दिखाना हो, प्रदर्शित करना हो, तो उसका कुछ विशेष चिन्ह होता है। तो बच्चों उदाहरण देखें, जैसे सुनो मत जाओ, सुनो मत जाओ, हम यहां दोनों एक ही वाक्य लिखे हैं। अभी हम विराम चिन्ह को हटा दिए। अब आप ध्यान से इसको देखें तो आपको लिखा हुआ है सुनो मत जाओ, सुनो मत जाओ, दोनों आपको एक जैसा। लेकिन अगर हम यहां विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, अल्प विराम चिन्ह का, तो देखिए इसका अर्थ कैसे बदल जाता है। हम लिखते सुनो मत जाओ, सुनो मत जाओ, हम यहां सुनो के बाद एक अल्प विराम चिन्ह दे दिए और यहां सुनो मत के बाद दे दिए। अब आप इसे ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे सुनो, हम थोड़ा ठहर गए, सुनो मत जाओ। दूसरा उदाहरण है सुनो मत जाओ, फिर से समझे, सुनो अल्प विराम है, मतलब हम यहां ठहर गए, मत जाओ, और दूसरा वाक्य है सुनो मत जाओ, तो सुनो मत जाओ, सुनो मत जाओ। अब इन पढ़ने के क्रम में जब आप पहले वाक्य को देखेंगे तो पहले वाक्य में सुनने के बाद, अर्थात सुनो के बाद क्या हमने लगाया है? विराम चिन्ह लगाया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको हम ठहरने बोल रहे हैं कि पहले हमारी बात को सुन लीजिए तब जाओ, तब कहीं जाना हो तो जाओ। और दूसरे वाक्य में कहता है सुनो मत, मतलब हम बोल रहे हैं वो उसको सुनना नहीं है बल्कि चले जाना है। अर्थात एक तरफ सकारात्मक, एक तरफ नकारात्मक, अर्थात एक तरफ हां, दूसरी वाक्य में ना। सुनो मत जाओ, ये सकारात्मक हो गया, हां हो गया। सुनो मत मतलब नहीं सुनना है बल्कि चले जाओ। तो पहले वाक्य में सुनो के बाद क्या लगा हुआ है? विराम चिन्ह लगा हुआ है, और ये विराम चिन्ह लगने से वाक्य का अर्थ क्या हो गया? सुनो मत जाओ। जबकि दूसरे वाक्य में है सुनो मत जाओ, तो यहां सुनो मत के बाद हमने विराम चिन्ह को क्या किया है? लगाया है। तो इससे वाक्य का अर्थ दूसरा हो गया, इससे वाक्य क्या अर्थ क्या हो गया? दूसरा। तो ये थे उदाहरण के रूप में कि दोनों वाक्यों से आप विराम चिन्ह का जब हम प्रयोग किए तो दोनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो स्पष्ट है कि विराम चिन्हों का प्रयोग हमारे कथन के अर्थ में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर देता है। कहने का अर्थ हुआ कि जब हम अपनी बातों को लिख करके अपने विचारों को जब प्रकट करते हैं और वहां विराम चिन्ह का प्रयोग अगर हम जगह जगह पर करते हैं, वाक्यांश में करते हैं, पद में करते हैं, तो अर्थ क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित कर देता है। तो हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, आइए अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित विराम चिन्ह है। पहला है पूर्ण विराम, ये लाल रंग से जो मैंने आपको बीच बीच में दिखाया है, ये इस चिन्ह का प्रतीक है, अर्थात हम यही चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं। तो पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह, छठा उदाहरण चिन्ह, सातवां कोष्ठक चिन्ह, आठवां योजक या विभाजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, और नावा हो गया लाघव चिन्ह, 10वां हो गया हंसपद या त्रुटि चिन्ह। तो अब ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये इन चिन्हों का
प्रतीक है, अर्थात पूर्ण विराम का यह है, अर्ध विराम का यह है, अल्प विराम का चिन्ह आपको दिखाई देता होगा। तो इसका हम प्रयोग वाक्यों में, पदों में या कोई अपने विचार को लिखने के समय अर्थ प्रकट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम बारी बारी से इन विराम चिन्हों के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला हमारा है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम चिन्ह हम कब करेंगे और चिन्ह का प्रतीक चिन्ह क्या है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ और कब किया जाता है। तो इससे हम सीखते हैं और जानकारी लेते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। जब कोई वाक्य पूर्ण हो गया, अर्थात अब पूरा हो गया, अर्थात वह वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया, तब तो वाक्य के पूरा हो जाने पर, वाक्य के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है लाल से, ये सीधा, ये जो चिन्ह है, ये वाक्य के पूरा हो जाने पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अब वाक्य समाप्त हो गया, अब उसका कोई अर्थ, अगर कोई दूसरा वाक्य लिखते हैं तो उस अर्थ का अलग अर्थ होगा और इस वाक्य का अलग अर्थ होगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब भी कोई बात हम अपनी लिख चुके हैं या पूरा कर चुके हैं वाक्य के रूप में, तो वाक्य के पूरा हो जाने पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। केवल प्रश्नवाचक अथवा विस्मयादि बोधक चिन्ह को छोड़कर हमेशा ही वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। कहने का मतलब है कि विशेष परिस्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह को छोड़ देते हैं तो हमेशा वाक्य के पूरा हो जाने पर या वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह, आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहां अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो अर्ध विराम का क्या है, कब हम प्रयोग करेंगे, जहां पूर्ण विराम अर्थात ये पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहां अर्ध विराम चिन्ह लगाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन है, ये अर्ध विराम चिन्ह लगा, आलस ही मृत्यु है। अर्थात हम कोई बात अपनी वाक्य में अपने को रख रहे हैं, लिख रहे हैं, कथन स्पष्ट कर रहे हैं और जहां हम पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक ठहरते हैं, कम देर तक रुकते हैं, तो वहां हम अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। परिश्रम ही जीवन है, आलस ही मृत्यु है। आगे देखते हैं हम बच्चों तीसरा अल्प विराम। हिंदी में इसका प्रयोग अधिक होता है। कहने का मतलब है अर्ध विराम, अल्प विराम, जिसको हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, कॉमा, अल्प विराम चिन्ह। तो हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। अल्प विराम का प्रयोग वहां होता है जहां कम ठहरने की आवश्यकता होती हो, या फिर जैसे हम जहां कोई वाक्य लिख रहे हैं और हल्का सा अल्प विराम चिन्ह दे देते हैं, तो कहने का अर्थ कि अभी वह वाक्य पूरा नहीं हुआ है, बल्कि वह अभी वाक्य में और कुछ शब्द जोड़ना बाकी है या वाक्य का अर्थ और अभी स्पष्ट करना बाकी है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कम ठहरने की आवश्यकता होती है। अगर वाक्यों में अधिक शब्द आ रहे हैं तो अलग अलग करने के लिए भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ गए बच्चों, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। इस अल्प विराम का प्रयोग वहां होता है जहां कम ठहरने की आवश्यकता होती है। अधिक शब्दों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम, संजय और मोहन, यहाँ 4 बच्चों का नाम है। अब ये चारों बच्चों का प्रयोग यहाँ हुआ है तो इसको अलग अलग करना है। तो राम अल्प विराम चिन्ह या कॉमा, श्याम अल्प विराम चिन्ह, संजय और मोहन जा रहे हैं। 2 दिन हो गया वह वापस नहीं आया। अर्थात इस पहले वाक्य में
का अल्प विराम चिन्ह देके दूसरे वाक्य रखे, अर्थात यह वाक्य भी पूरा नहीं हुआ है, बल्कि इसको जब तक हम पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं दे देते उसके पहले हम अल्प विराम चिन्ह एक वाक्य के बाद देंगे। 2 दिन हो गया वह वापस नहीं आया। राम, श्याम, संजय और मोहन जा रहे हैं। यहाँ अधिक शब्द है, राम, श्याम, संजय, तो इसको अलग करने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे, कब करेंगे? जहां प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वहां कौन रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा नाम क्या है, अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पूर्ण विराम चिन्ह हम नहीं लेंगे। जहां प्रश्न पूछने का बोध होगा तो वहां हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। कब? वाक्य के अंत में। तुम कहां रहते हो, तो यहां अंत में लगा हुआ है। वह कहां रहता है, यहां अंत में है। तुम्हारा नाम क्या है, यहां अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक क्या है? आश्चर्य, घृणा, खुशी, विस्मय, हर्ष इत्यादि भाव प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपको यहां दिखाया गया है। हर्ष, खुशी, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। जैसे वाह, तो वाह के बाद तुरंत हम क्या लगाए हैं, यहाँ खुशी है, तो यहां हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किए। वाह, तुमने कमाल कर दिया। अब यहां यह वाक्य पूरा हो गया तो अंत में पूर्ण विराम। ओह, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहां लगाए हैं। वह मर गया, अर्थात यहां दुख प्रकट करें। ओह, वह मर गया। आहा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। मौसम कितना सुहावना है। तो जहां खुशी, हर्ष, विस्मय, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि भाव प्रकट करना हो तो उन शब्दों के बाद हम क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आइए आगे हम देखते हैं उदाहरण चिन्ह। आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह क्या है? जैसे कोई महापुरुष, कोई विद्वान या कोई दार्शनिक ने अगर कुछ कहा है, कोई कथन कहा है और वह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन महत्वपूर्ण कथन को जब वाक्य के रूप में लिखते हैं तो उस कथन को अंत में और शुरुआत में हम उदाहरण चिन्ह प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह कैसा है? तो ये आप देख सकते हैं 2 बिंदु उदाहरण चिन्ह है। तो इस उदाहरण चिन्ह को हम कब प्रयोग करेंगे? जब किसी वाक्य में किसी दार्शनिक या विद्वान या कोई महान व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों रखना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग के द्वारा करते हैं। तो किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखने के लिए हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हम यहाँ गांधी जी ने क्या कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये अंग्रेजों भारत छोड़ो जो है उसको हम उदाहरण चिन्ह एक वाक्य के शुरू में और वाक्य के अंत में दे करके छोड़ देते हैं। या जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। आराम क्या है? हराम है। तो आराम के पहले और है के बाद में हम ये चिन्ह प्रयोग करेंगे और ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम प्रयोग करेंगे। जैसे ही वाक्य यहाँ शुरुआत किए, जैसे ही वाक्य खत्म हुआ उसके बाद हम लिखेंगे। तो उदाहरण चिन्ह हम कब प्रयोग करते हैं? किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने में या रखने में। ठीक है, आगे हम देखते हैं योजक या विभाजक चिन्ह। 2 अलग अलग शब्द है और दोनों शब्दों का संबंध एक दूसरे के साथ है। 2 अलग शब्द है और दोनों शब्दों का संबंध एक दूसरे के साथ है, तो उन शब्दों को मिलाने वाला जो चिन्ह होता है वह योजक चिन्ह होता है, विभाजक चिन्ह होता है, एक डैश होता है जिसे हम
डैश कहते हैं, ये जो डैश है वो। तो योजक या विभाजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म वाले शब्दों के बीच में या मध्य में किया जाता है। समझ गए बच्चों? दो अलग शब्द है, दोनों में संबंध है, तो उन दोनों को संबंध प्रकट करना हो, जोड़ना हो, तो वहां हम योजक चिन्ह लगाएंगे। तो योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे सुख दुख, दो अलग शब्द है लेकिन दोनों में संबंध प्रकट करना है, सुख और दुख, भूखा और प्यासा, तो माता और पिता, तन और मन, दिन और रात। तो यहां जो और शब्द है जो हमने अभी कहा, और दिन और रात, तन और मन, माता और पिता, तो ये और शब्द हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और वहां कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो विभाजक चिन्ह। जैसे हम यहाँ सुख और दुख बता रहे हैं तो और हटा देते हैं, तो सुख दुख ये दोनों को क्या करता है, मिलाता है। तो सुख दुख, भूखा प्यासा, माता पिता, तो माता और पिता के बीच में, तन और मन के बीच में, दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। अब आप देखते हैं 8वां नंबर कोष्टक चिन्ह। कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट। आप जब गणित बनाते होंगे तो वहां ब्रैकेट चिन्ह का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। यहां हम हिंदी व्याकरण में कोष्ठक का जो चिन्ह प्रयोग करते हैं वह विशेष परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। कहने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण में कोष्ठक का प्रयोग अनेक स्थितियों में किया जा सकता है, कोई उसका एक स्थिति नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्न पूछने वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां हम प्रश्नवाचक का पूछने रहे तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह करेंगे। पूरा वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम का चिन्ह करेंगे। लेकिन कोष्ठक में क्या है, कोष्ठक का जो प्रयोग हम करते हैं वह अनेक स्थितियों में करते हैं। जैसे क ख ग, ये हम जब कोई चीज लिखना है, सीरियल नंबर लिखते हैं तो क दे करके कोष्ठक, ख दे के कोष्ठक, ग दे के कोष्ठक, या फिर हम सीरियल नंबर 1 2 3 लिखते हैं, क्रम संख्या जब लिखते हैं तो 1 2 3, या कभी जैसे हम कभी 500 रुपया लिखते हैं, 1000 रुपया लिखते हैं, तो वहां हम हिंदी और अंग्रेजी अंक में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ अंक में लिखा है 500, अब इसको हम ब्रैकेट में इसी को दर्शा रहे हैं शब्दों में लिखे 500 रुपये मात्र, तो यहाँ हम कोष्ठक का चिन्ह का प्रयोग किए हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि कोष्ठक का प्रयोग हिंदी व्याकरण में अनेक स्थितियों में होता है। अब आइए लाघव चिन्ह। लाघव मतलब क्या? लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब कोई शब्द को छोटा रूप लिखना हो, संक्षिप्त रूप लिखना हो। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रपति थे APJ अबुल कलाम, तो ये APJ अबुल कलाम, तो अबुल कलाम तो पूरा हो गया, लेकिन जो APJ ये क्या है? संक्षिप्त रूप है। अगर इसको हम विस्तृत देते हैं तो APJ का फुल फॉर्म हो जाता है अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम। अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम। तो अब होता है APJ, तो A से हो गया अब्दुल, P से पाकिर, J से जैनुल और अबुल कलाम। तो ये पूरा नाम था, उसको हमने शॉर्ट कहा। जैसे कभी कभी आप डॉक्टर देखते होंगे लिखा, तो डॉक्टर रमेश कुमार, तो डाल लिख देता है और बिंदु डाल देता है। पंडित, तो पर लिख करके बिंदु दे दिए। तो ये क्या है? संक्षिप्त रूप। तो जब शब्दों का जब हम संक्षिप्त रूप लिखेंगे तो शब्दों के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह क्या है? एक बिंदु के समान है, बिंदु के जैसा है। तो हम जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर को लिखना है तो शॉर्ट रूप में संक्षिप्त लिखेंगे, तो डाल लिख करके बिंदु दे देती है, डॉक्टर हो गया। पंडित, तो पम दे करके बिंदु दे। प्रोफेसर, तो प्रो लिख करके बिंदु दे दिए, तो ये हो गया प्रोफेसर। कहने का मतलब है कि जब शब्दों का हम संक्षिप्त रूप लिखेंगे तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे यहाँ है कृपया पृष्ठ उलटिए, तो हम क्री दे करके बिंदु, प्री दे करके बिंदु, उ दे करके बिंदु दिए, तो ये क्या हो गया? ये जो चिन्ह जो लगा है ये प्रो के बगल में
डॉक्टर के बगल में क्री प के बगल में, तो ये क्या है, संक्षिप्त रूप है। तो यही चिन्ह क्या है, लाघव चिन्ह कहलाता है। तो कोई भी शब्द हमको लिखना हो और अगर उसको संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो हम वहां बिंदु का प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हंसपद या त्रुटि चिन्ह। ये कब हम प्रयोग करते हैं त्रुटि चिन्ह या हंसपद? जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई शब्द लिख रहे हैं, एक वाक्य लिखे, अब पता जब वाक्य को हम बाद में पढ़ें तो हम उसको काटे नहीं, उस वाक्य को काटे नहीं, बल्कि वहां एक चिन्ह दे देते हैं और उसके ऊपर में लिख देते हैं। जैसे हमको कोई वाक्य लिखे, पता चला कि एक शब्द वहां छूट गया या एक शब्दांश छूट गया, वहां हम अगर उसको और जोड़ते तो वह वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट करेगा। तो तब हम उस चिन्ह को ये हंसपद या त्रुटि चिन्ह को लगा करके हम उसको लिखते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ लिखते समय यदि जब भी हम कोई वाक्य, कहानी, पद लिख रहे हैं तो लिखते समय कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है, लिखते समय कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है तो यह चिन्ह, इसका चिन्ह है, एकदम ध्यान से देखेंगे, इसका चिन्ह ये होता है। तो लिखते समय कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है तो यह चिन्ह लगा करके उस छूटे हुए शब्द या शब्दांश को लिख दीजिए, तो लिख दिया जाता है। जब भी हम कोई लिख रहे हैं और कुछ शब्द या वाक्यांश छूट गया तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जो छूटा हुआ शब्द है उसको लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे तुम्हारा घर है, अब तुम्हारा घर है, लेकिन यहां हम एक शब्द छूट रहा था, कहां है, तो हम तुम्हारा, ये हम उदाहरण चिन्ह, त्रुटि चिन्ह लगा देंगे और उसके ऊपर में, जरा सा ऊपर में, तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम्हारा कहाँ घर है, तो हल्का सा चिन्ह, यहाँ हम कहाँ छूट गया था तो हम ये चिन्ह लगा करके कहाँ लिख देंगे। वह राम घर है, वह राम घर है, अब यहाँ क्या छूट गया था, का, तो का अगर अब इस वाक्य को हम काटेंगे नहीं, अगर हम रबर से पेंसिल से लिखेंगे तो हम मिटा के लिख सकते हैं, लेकिन अगर कलम का प्रयोग किए तो हम उसको अगर कटिंग करते हैं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कभी कभी इस चिन्ह का प्रयोग करके उस वाक्य को पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। वह राम घर है, तो यहां हम उदाहरण चिन्ह लगा करके का लिख दिए, तो इससे स्पष्ट हो गया कि वह राम का घर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों की जानकारी। उम्मीद है बच्चों आपको इन चिन्हों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, आज जो आपको मैंने दिया वह आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में यहीं तक, फिर हम अगले दिन अगले वीडियो में आपके बीच हिंदी व्याकरण से एक नए पाठ को लेकर के आएंगे। तब तक बच्चों स्टे सेफ, स्टे होम, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद बच्चों, आप सबका बहुत बहुत आभार।